बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ज़रदारी PDM पर भारी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद इस तरह गैर मुतवक्के तौर पर अचानक एक साने का शिकार हो जाएगा, ये बेशुमार लोगों को इसकी तवक्को नहीं थी। एक ऐसा इत्तेहाद जिसने एक पेज को हिला कर रख दिया था और PTI की हुकूमत को मुसलसल उसने हजीमतों से दो चार किया, शर्मिंदगी से दो चार किया, यहाँ तक कि इमरान खान बेखाबी का मरीज़ हो गया। और अब वो एकदम हालात ने ऐसा पलटा खाया कि लोग कह रहे हैं कि PDM ख़त्म हो गया, वफात पा गया। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि PDM अब दोबारा ज़िंदा होने से रहा, शायद कोई तब्दीली फिर एक किस्म का क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स आ जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ये PDM अब इस शक्ल में बरकरार रहेगा। नाज़रीन, इसमें आसिफ अली ज़रदारी का रवैया हैरत अंगेज़ हद तक पुरस्कार रहा। उन्होंने बेमौका और बिला वजह बेज़रूरत नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया, उन्हें तर्ज के तीरों का निशाना बनाया और यहाँ तक कि मरियम नवाज ने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है और फिर उसके बाद ज़रदारी को माजरत भी करना पड़ी। तो नाज़रीन, ये बज़ाहिर जो बिला वजह उन्होंने नवाज शरीफ पर अटैक किया, तो ये इसकी कोई ना कोई वजह है और वो वजह वो नहीं है जो इजलास के दौरान हो सकती थी। इजलास में तो कुछ भी नहीं हुआ। इजलास से पहले कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिनकी वजह से ज़रदारी नवाज शरीफ के इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए। यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च की जिस तारीख पर उन्होंने इत्तेफाक किया था और जिसका होना यकीनी था, इख्तलाफ इस बात पर था कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े दिए जाएं या नहीं। ज़रदारी ने आज की तकरीर में इस्तीफ़ों के साथ साथ लॉन्ग मार्च को भी नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया और ये सवाल उठाया कि नवाज शरीफ बाहर क्यों है। नवाज शरीफ तो 2 साल से बाहर है, ज़रदारी साहब ने आज की ये सवाल क्यों उठाया। तो इसमें जो पसे पर्दा कहानी है वो खुलकर सामने आ चुकी है और इसकी तरफ मैंने 2 महीने पहले अपने एक प्रोग्राम में इशारा दिया था कि ज़रदारी साहब को एक नया दाना डाला जा रहा है, उनके लिए एक नया दाम बिछाया जा रहा है और वो फ़िलहाल तो उस दाम में आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आइंदा का कुछ पता नहीं। और वो इस दाम में लगता है कि आ गए हैं। दाम की शुरुआत पंजाब से हुई, जहां ज़रदारी साहब को यकीन था कि वो इस गेम में कामयाब रहेंगे और उनके पीछे वो ताकतें थी जो पंजाब में तब्दीली लाना चाहती थी, लेकिन नवाज शरीफ को पीछे रखना चाहती थी। तो वो गेम नवाज शरीफ ने नाकाम बना दी। गेम ये थी कि PTI के कुछ लोग और काफ लीग और पीपल्स पार्टी, ये 3 रुकनी इत्तेहाद पंजाब में हुकूमत बनाएगा। इसके लिए मुस्लिम लीग नून का कंधा चाहिए था, यानी एक तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी और उसमें मुस्लिम लीग ने साथ देना था, जिसके बाद इन 3 पार्टियों ने हुकूमत बनानी थी। नवाज शरीफ किसी सूरत राज़ी नहीं हुए। वो ये समझ रहे थे कि ये गेम जो है परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाकर जो खेली जा रही है, उसका निशाना मुस्लिम लीग नून है और ये सिस्टम को, जो मौजूदा मसनूई सिस्टम को बका देने का रास्ता है। और शायद मेरा ख्याल है कि उनको भी अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ज़रदारी के मामलात पीछे कुछ तय हो गए हैं। चुनांचे उन्होंने इनकार कर दिया और पंजाब में गेम जो थी वो ख़त्म हो गई। नतीजतन ज़रदारी भी नाराज़ हो गया और परवेज़ इलाही साहब का ग्रुप जो है वो भी नवाज शरीफ के ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गया और PTI तो है ही उनके ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, अब ये सिलसिला आगे इस तरह बढ़ने का इम्कान है कि अगले इलेक्शन से बहुत पहले पाकिस्तान में जो तब्दीली आएगी, कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी बनाएगी और पीपल्स पार्टी अकेली नहीं होगी, उसके साथ भी अलायंस होगा। अलायंस में MQ में होगी और PTI का ग्रुप होगा माइनस इमरान खान और काफ लीग होगी। तो ये 4-5 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी और प्लान ये है कि मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकना है। इस वक्त जो मुख्तलिफ होते हैं उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ को कर्टेल करने के अलावा कोई और पाकिस्तान को बड़ा मसला दरपेश नहीं है। ना तो भारत का कोई चैलेंज है, ना कश्मीर का इशू है, ना फैटफ का इशू है, ना मालियाती बहरान और पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई इशू है, ना IMF के जो मजीद शिकंजे हैं उनका इशू है, ना खारजा पॉलिसी में हमारी तनहाई कोई इशू है। इशू है तो एक, और वो है नवाज शरीफ को रोकना। नवाज शरीफ बाहर जिला वतन है, जबरी जिला वतन। मैं कुछ जबरी जिला वतन इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों को इल्म में है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो रोज़ाना 5-5, 6-6 अहम आदमियों का एक वफद, जिनमें कुछ रिटायर्ड बुजुर्ग भी शामिल होते थे,
नवाज शरीफ से मिलता था और उन्हें आमादा करता था कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाने पर तैयार हो जाएं और इसके बदले में उन्हें फलां फलां मुराद मिलेगी। वो तो नहीं मिली, सिर्फ इतनी कामयाबी हुई कि नवाज शरीफ बाहर चले गए, यानी उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया। अगरचे ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पकड़ कर जहाज़ में बिठा दिया गया, बल्कि जिस तरीके से उन्हें कन्विंस किया गया दबाव डालकर और कुछ यकीन दहानियाँ करा के, तो ये एक किस्म की जलावतनी है जो मुक़्तदर क़ुव्वतों के हाथों अमल में आई। तो उसके बाद से मसला ही यही रहा है कि अगर नवाज शरीफ की वापसी के तमाम रास्ते रोके जाए, वो नहीं रुक रहे। तो अगर ये नवाज शरीफ का चैलेंज ना होता तो पाकिस्तान में तब्दीली शायद 1.5 साल पहले ही आ जाती, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश किया है, उससे ये मुक़्तदर हल्के खुद भी परेशान है। लेकिन वो हर कीमत देने के लिए तैयार हैं अगर नवाज शरीफ का रास्ता रोका जा सकता हो। तो उसके लिए वो जरदारी साहब पर भी काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम बिछा रहे थे, जरदारी साहब को घेरने के लिए। और हैरत की बात है कि जरदारी साहब 5वीं मरतबा फिर इस दाम में आ गए। इससे पहले गिलगित में भी उनके साथ कुछ सौदेबाजी हुई थी, लेकिन अमल नहीं हुआ। तो जो गेम मैंने बताई है, ये कहा जा रहा है कि इस तरह मामला आगे चलेगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में 4 पार्टी इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा। ये गेम है, लेकिन क्या इस पर अमल होगा? इसलिए कि अगर तब्दीली आ जाती है तो ये भी तो हो सकता है कि इनकी जगह कोई और सिस्टम आ जाए, और उसके बाद तो जरदारी साहब अगर पीडीएम में नहीं होंगे तो वो तो एक आसान हदफ साबित हो सकते हैं मुक़्तदर इदारों का, क्योंकि वो इदारे अगरचे नवाज शरीफ जितनी नफ़रत तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल जरदारी उनके लिए भी इतना पसंदीदा नहीं है। तो नाज़रीन, अब अगले 2-3 दिन में देखेंगे। पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है कि वो कोई फैसला कर सके इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के हवाले से, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ उन्होंने एक क्या कहना चाहिए एक बहाना बनाया है, एक वक्त मामले को टाला है। फैसला वो पहले ही कर चुके हैं कि न लॉन्ग मार्च करना है, न इस्तीफ़े देने हैं, बल्कि हालात इस तरह पैदा करने हैं, इस तरह के बना देने हैं कि या तो पीडीएम वाले पीपल्स पार्टी को निकाल दें या पीडीएम की तहलील का ऐलान कर दें। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में पीडीएम अब क्या करेगा? हो सकता है वो पीपल्स पार्टी को एक इत्माम हुज्जत का मौका दें, ये मामला तो उस पर वाज़े कर दिए जाएँ और फिर सूरत हाल निकल कर आ जाए। और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की जी समझदारी और होशियारी ये है कि वो पीडीएम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इल्ज़ाम खुद पर नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मुश्तइल होकर, जिस तरह के आज वो कुछ नाराज़ नज़र आए, मुश्तइल को खुद ही रास्ते अलग करने का ऐलान कर दे और फिर बाद में मैं ये कह सकूँ, यानी जरदारी साहब का ख्याल है कि मैं ये कह सकूँ कि देखो मैंने तो पीडीएम को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमें अलग कर दिया, रास्ते अलग कर दिए, और उसका इशारा वो दे चुके हैं कि हमें ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे रास्ते अलग हो जाएं। यानी वो खुद अलग होना चाहते हैं, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी पीडीएम पर डालना चाहते हैं कि पीडीएम ने हमें मजबूर करके। तो जो भी हो, अब पीडीएम के सामने पीडीएम को ये कड़वा घोट तो भरना पड़ेगा, वो आवाम के सामने हक़ायक़ ले आएँ कि इस तरह के मामलात थे और पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं चलना चाहती थी। तो इस सूरत में पीडीएम को नए सिरे से अपनी जद्दोजहद शुरू करनी होगी, यानी सिफर से दोबारा अपनी बैटिंग का आगाज़ करना होगा। ये एक मुश्किल रास्ता है, क्योंकि अब पहले के मुकाबले में पीडीएम का रास्ता ज़्यादा दुश्वार हो गया है। लेकिन नाजरीन, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के लिए हालात साजगार है। इमरान खान को आने वाले ख़तरात का बखूबी अंदाज़ा है। परसों उन्होंने शेख रशीद को फ़ोन किया कि कतर का दौरा छोड़कर वापस आ जाओ। 3 दिन का दौरा था, एक हंगामी तौर पर उसे वापस बुलाया गया शेख रशीद को। यानी जिस आदमी को वो कहते थे कि मैं इसको अपना चपरासी नहीं रखूँगा, उसके मशवरों की कदर व कीमत अब इतनी बढ़ गई है कि उसे हंगामी तौर पर कतर का दौरा मनसूख करके वतन वापस आने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन से जो लड़ाई मूल ली गई है, इसके पीछे भी कुछ ख़तरात हैं, और सबको पता है कि फॉरेन फंडिंग स्कैंडल का जो केस है वो उसका कोई गैर मुतवक्को फैसला आ सकता है। हो सकता है वो इतना सख्त ना हो जितना होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो इतना नरम भी ना हो जितना कि इमरान खान को तवक्को है। इसके अलावा एक और मुसीबत नाज़िल हो सकती है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने दस्का के इलेक्शन की इंक्वायरी मुकम्मल की है और उस जगह का सुराग मिल गया, जैसा कि रोज़नामा जंग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उस जगह का उसे पता चल गया है जहाँ 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके रखा गया था, और ये किसके हुक्म पर रखा गया था ये भी इलेक्शन कमीशन को पता चल चुका है।
اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے وہ رپورٹ پبلک کر دی، ظاہر ہے اور سوچ سمجھ کر کرے گا، اتنی جلدی تو نہیں کرے گا، لیکن اگر اس نے وہ رپورٹ پبلک کر دی یا کسی فورم پر اٹھا دی تو جو ننگ دھڑنگ بادشاہ ہے یہ مزید ننگا ہو جائے گا۔ یہ ایشو ہیں جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن پر چڑھائی کی گئی اور اس کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کرنے پر وزیروں کو نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن دیکھیے الیکشن کمیشن اتنی جرأت دکھاتا ہے یا نہیں، کیونکہ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ضبط اور احتیاط کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر عمران خان کو غصہ اس بات پر بھی ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہے، جو یعنی چیف الیکشن کمیشنر ہے، وہ ثاقب نثار یا کھوسے کی طرح عمران خان کی تابعداری پر آمادہ نہیں، اور نہ ہی وہ جاوید اقبال کی طرح کٹھ پتلی بننا چاہتا ہے۔ تو یہ غصہ تو ضمنی ہے، لیکن اصل ڈر جس کی وجہ سے اس الیکشن کمیشن پر حملہ کیا گیا وہ یہ 2-3 واقعات ہیں جن کا اندیشہ ہے کہ یہ رونما ہو سکتے ہیں۔ ایک فارن فنڈنگ کیس، ایک ڈسکا کے الیکشن کی اغوا کی رپورٹ، اور تیسرا فیصل وابڈا کے سر پر لٹکی ہوئی تلوار۔ تو ان کی پیش بندی کرتے ہوئے عمران خان نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا ہے، جو عمران خان کی ایک اور غلطی ہے۔ پی ڈی ایم رہے نہ رہے، عمران خان اپنی غلطیوں کے دام میں جس طرح پھنس رہا ہے وہ اس کا بچاؤ اب ممکن نہیں۔ یہ اب میں نے شاید 2-2.5 مہینے پہلے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کو رستہ دے گی، اس کے بجائے وہ پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانا پسند کرے گی، اور اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اچانک ان سے نظر آتا ہے کہ شاید اس تھیوری میں یا اس اندیشے میں کچھ وزن تھا۔ تو ناظرین دیکھیے اگلے 3-4 دنوں میں پی ڈی ایم کس طرح اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یا کوئی اینٹی کلائمیکس منتظر ہے۔ خدا حافظ۔